हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज इस सेशन में बात करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस जो सैम्पल क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम यूनिट सेल बायोलॉजी टूल एंड टेक्निक। तो हम लोग प्रीवियस सेशन में वीडियो सेशन स्टार्ट किया था बायोलॉजी ओलंपियाड के ऊपर, और उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। 1 से लेकर 8 यूनिट था। जेनेटिक्स था, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस था और इकोलॉजी, इवोल्यूशन, ये सब भी टॉपिक थे। और उसमें से एक टॉपिक था सेल बायोलॉजी टूल एंड टेक्निक। तो इस चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन कर लिया जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है, जिसका लिंक यहाँ पे आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप मेरे सेपरेट प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आज का ये सेशन नंबर 2 होगा, जहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि सर इस सेशन को कंटिन्यू रखिए और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। तो आज इसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, मेजर स्टेप्स और फीचर ऑफ सेल सिग्नलिंग पाथवे लीडिंग टू चेंज इन सेल एक्टिविटी आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं। ये स्टेप्स हैं 1 से लेकर 7 तक जो सेल सिग्नलिंग पाथवे के हैं। अब इनको अरेंज करना है कि कौन फर्स्ट आएगा और कौन उसके बाद और लास्ट में आएगा, उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफ समझें कि सेल सिग्नलिंग पाथवे जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GPCR, जी कपल्ड प्रोटीन सेल रिसेप्टर्स, और दूसरा होता है टायरोसिन काइनेज टाइप। दोनों का एक्टिवेशन का अलग अलग तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल वे में डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज़ अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में कोई रिसेप्टर्स रहते हैं, सेल सिग्नलिंग रिसेप्टर्स, जिनका एक फेस होगा आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ में, और दूसरा फेस होगा या दूसरा जो एंड होगा वो साइटोप्लाज्म की तरफ होगा। तो ये साइटोप्लाज्मिक एंड है। जब भी कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया तो वो इस रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और उसके साइटोप्लाज्मिक एंड पर कुछ चेंजेस होगा इस स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के बाइंडिंग के बाद में। और अब ये क्या करेगा कि फास्फोराइलेशन होगा, और फास्फोराइलेशन होने के बाद में ये किसी एंजाइम को इनएक्टिव से एक्टिव करेगा, और ये फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर। और ये सेकेंडरी मैसेंजर कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद में वहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा किसी स्पेसिफिक जीन का। तो ये फाइनली एक प्रोटीन बनेगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इस सिग्नलिंग का फाइनल एंड प्रोडक्ट ये प्रोटीन प्रोडक्शन है, लेकिन ये एक लॉन्ग रूट से होता हुआ जा रहा है जिसको हम लोग कैस्केड पाथवे भी बोलते हैं। तो ये मैंने ब्रीफ बता दिया। अब इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कौन फर्स्ट होगा और कौन लास्ट में आएगा। तो अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले सिग्नलिंग पाथवे यहाँ पर में सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे। तो 4th नंबर जो स्टेप है या ये स्टेटमेंट, ये सबसे पहले आएगा, बाइंडिंग ऑफ सिग्नल्स चेंजेस रिसेप्टर कॉन्फर्मेशन। ये उसके बाद यहाँ पर आएगा प्रोटीन काइनेज, यानी फॉस्फोराइलेशन होगा, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी इनहेंस, यानी ये टायरोसिन काइनेज वाला चल रहा है पाथवे। उसके बाद में यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में कोई एंजाइम यहाँ पर एक्टिव होगा यहाँ पर, और सिग्नल को बनाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर को बनाएगा। तो ये है सेकेंडरी मैसेंजर का एम्प्लीफिकेशन होगा। तो ये 4th नंबर हो गया। उसके बाद में आएगा यहाँ पर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और स्पेसिफिक प्रोटीन का यहाँ पर सिंथेसिस करेगा। तो ये वाला आएगा 5th नंबर पे। और उसके बाद में 4th के बाद में 5th नंबर आएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे, और उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन विल बी स्विच ऑन, ये होगा ट्रांसलेशन 6th नंबर। और उसके बाद फाइनली इस एक्शन प्रोटीन अल्टर होगा, इसकी एक्टिविटी अल्टर होगी, तो ये होगा 7th नंबर। तो ये सबसे पहला। उसके बाद में सेकेंड प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी इनहेंस, उसके बाद में फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद में सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेशन, उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस, और वो प्रोटीन को फाइनल अपना एक्टिविटी शो करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलीज ऑफ कैल्शियम वगैरह। तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, 8th नंबर।
GTP binding proteins which is act as a molecular switch inside the cell. तो GTP बाइंडिंग वो प्रोटीन होते हैं जो इनएक्टिव से एक्टिव तभी होंगे जब उनके ऊपर फॉस्फोरिलेशन होगा। तो ये प्रोटीन या एंजाइम एक्टिव तब होगा जब इसका फॉस्फोरिलेशन होगा। मतलब यहाँ पर अगर GDP है तो ये इनएक्टिव है, तो इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, GTP का एसोसिएशन। तो इसका मतलब यहाँ पर PI को ऐड करना होगा इस पर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। तो ये तभी एक्टिव होगा जब यहाँ पर GTP बाउंड होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग खुद से ट्राई करते हैं, ट्राई योरसेल्फ में। हाउ मेनी ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल आर प्रेजेंट, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, कभी क्लास अगर होगा तो। ये सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें मैंने GPCR टाइप बताया, ये 7 बाईपास का होता है। इसको सर्पेंटाइन भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट, ये 2, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और एक और अंदर की तरफ 7। तो देखिए ये साइटोप्लाज्म की तरफ आ गया, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल अगर बाइंड किया तो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा। तो ये 7 बाईपास होता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल सरफेस रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन तो बताया ही मैंने, GPCR। उसके बाद में टायरोसिन काइनेज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में आएगा। उसके अलावा कोई आयन चैनल्स लिंक्ड रिसेप्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि आयन डायरेक्टली पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल को पास करना है तो यहाँ पर क्या चाहिए, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होगा तभी पास करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ से कुछ माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देख लें। माइक्रोबायोलॉजी यानी यहाँ पर बैक्टीरिया से रिलेटेड है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम बैक्टीरिया फॉर्म्स स्लाइमी विस्कस लेयर covering the cell wall. This layer is known as capsule, and capsule is beneficial to the bacteria because, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल्स, बैक्टीरिया के ऊपर में एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड, और ये कैप्सूल्स के फॉर्म में रहता है। इस कैप्सूल्स यानी ये पार्ट है किसके, ग्लाइकोकैलिक्स के। स्लाइम लेयर और कैप्सूल ये दो पार्ट रहते हैं। ठीक है, ये दोनों, इसमें ये जो बाहर की तरफ में जो लेयर है ये बना होता है लिपोपॉलीसेकेराइड का, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, और ये किसी सरफेस पे एसोसिएशन पे हेल्प करता है, सरफेस एसोसिएशन या अटैचमेंट। ठीक है, और दूसरा ये कुछ वाटर के लॉस को भी मिनिमाइज करेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इसका आंसर होगा ये द एबल बैक्टीरिया टू स्टिक ऑन द सरफेस, एंड कैप्सूल कंटेन्स वाटर विच प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ये दोनों होंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोन इन 4 डिफरेंट ऑन डिस्टॉक ट्यूब कंटेनिंग कल्चर मीडियम इज शोन इन PQRS। ओके, तो यहाँ पर कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, इसके अंदर ग्रोथ मीडियम है, ग्रोथ मीडियम, और इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, ये सील्ड है। तो अब इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन, और धीरे धीरे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे मिनिमम होगा बॉटम पर, और मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ पर होगा, सरफेस पे। तो जो ऑर्गेनिज्म जहाँ ग्रो कर जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उनका कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है। ये एरोबिक है, स्ट्रिक्ट एनारोब है, या फैकल्टेटिव एनारोब है, या स्ट्रिक्ट एरोबिक है, या फैकल्टेटिव एरोब्स हैं, या माइक्रो एरोफिलिक्स हैं। तो जो बॉटम पे ग्रो कर रहे हैं आफ्टर सर्टेन टाइम ऑन डिस्टॉक कंडीशन में, इसका मतलब है ये लेस ऑक्सीजन में ग्रो कर रहे हैं, और लेस ऑक्सीजन हो गया तो इसका मतलब ये हो गया एनएरोब। तो एनएरोब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है, तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। क्यू में आ जाए, क्यू में क्या है, ये सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन मैक्सिमम होगा, यानी ये वाला तो होगा एरोबिक। तो ये एरोबिक है, एरोब्स, तो COD। अब नेक्स्ट देख लें, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बैक्टीरिया कैन ग्रो इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक।
तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग फैकल्टेटिव बोलते हैं, फैकल्टेटिव, जो दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फैकल्टेटिव एरोब्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एन एरोब में रहना पसंद करेंगे, यानी ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहेंगे। लेकिन अगर आ गए, ऑक्सीजन मिल भी गया, तो इनकी डेथ नहीं होगी। स्ट्रिक्ट वाले की क्या होती है, डेथ हो जाएगी, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्या है, फैकल्टेटिव एरोब्स। और माइक्रो एरोफिलिक्स मतलब लेस ऑक्सीजन में ग्रो करना चाहेंगे, लेस ऑक्सीजन में, इसलिए ये सरफेस से थोड़ा नीचे की तरफ है। तो ये आंसर होगा फर्स्ट वाला का एनारोब, सेकेंड वाले का एरोब, थर्ड का फैकल्टेटिव एरोब और फोर्थ वाले का माइक्रो एरोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट आ रहे हैं हम, ट्राई योर सेल्फ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज बैलेंस्ड ग्रोथ, ओके, इट वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी ग्रोथ पैटर्न शो करता है तो वो इस तरह का सिग्मोइडल कर्व बनाता है, जिसमें इस फर्स्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लैग फेज, इस सेकेंड वाले को लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है। और थर्ड वाले को क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। और अगर इससे आगे बढ़ें तो यहाँ पर आ जाता है डिक्लाइन फेज, नीचे की तरफ, ये फोर्थ नंबर डिक्लाइन। तो यहाँ पर ये सेकेंड जो है यही है लॉग फेज। तो आंसर इसका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ये क्वेश्चन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से है। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया गया था वो ऑर्गेनिज्म कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, कोकस निमोनियाई। ये जो है इसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है आर स्ट्रेन जिसको हम लोग रफ स्ट्रेन बोलते हैं, R2 स्ट्रेन, और दूसरा होता है S3 स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ। तो यहाँ पर डिजीज़ कौन कॉज करता है, ये स्मूथ, और ये रफ क्या होता है, नॉन डिजीज कॉजिंग या नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज नहीं कॉज करते। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा गया कि जब दोनों को साथ में रखें, हीट किल्ड का मतलब हो गया इनकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, तो अब देख लें क्या है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हीट किल्ड S स्ट्रेन है, यानी ये लाइव नहीं है, इनकी डेथ हो गई है, तो ये डिजीज नहीं कॉज करेंगे। और लाइव आर भी डिजीज कॉज नहीं करता है। तो बैक्टीरिया जब इस माइस के अंदर, इस तरह के बैक्टीरिया को माइस के अंदर डालेंगे तो माइस सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, नाइदर किल्ड लिख रहा है, ठीक है, नाइदर किल्ड बाय हीट किल्ड S टाइप और नॉर R टाइप। ठीक है, बट साइमल्टेनियस इंजेक्शन ऑफ बोथ किल्ड ऑफ माइस जस्ट इफेक्टिवली एज लाइव एस। तो दोनों को जब मिक्स करते हैं तब ये डिजीज कॉज कर रहा है, ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हीट किल्ड S3 स्ट्रेन से DNA जाता है R2 स्ट्रेन में और R2 को कन्वर्ट कर देगा लाइव S3 स्ट्रेन में, जो डिजीज कॉज करेगा, तो डेथ उसकी वजह से होगी। ठीक है, S टाइप pneumococci are known to possess a capsule structure on outermost to the cell wall. The structure of the capsule is linear homopolymer of sialic acid, homopolymer लिखा हुआ है। ठीक है, apart from capsule there is another virulence factor persist in the bacteria such as adhesion protein that recognize the wide range of molecular motif and provide the targeting of bacteria. इनके बेसिस पे आप कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, ट्रू और फॉल्स बताना। तो पहला क्या कह रहा है कि वन कैन hypothesis that sialic acid residue are likely to be poor immunogenic if the same homopolymer is a structural component of the host. ये कह रहा है कि अगर होमोपोलीमर हो किसका, सियालिक एसिड का, तो ये पुअर इम्यूनोजेनिक होगा अगर माइस के अंदर डालेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि होमोपोलीमर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो जनरली क्या होता है, होमोपोलीमर का मतलब है रिपीट ऑफ सेम सीक्वेंस, तो वो पुअर हो जाते हैं, पुअर इम्यूनोजेनिक, यानी इम्यून सिस्टम को वो इन्हांस तो करेंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। एक बहुत होता है कि तो जैसे सेल वॉल अगर हम लोग डालें, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक होते हैं,
स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक, क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहाँ पर मिक्सचर ऑफ लिपिड्स भी है और इसके अलावा प्रोटीन भी है। और प्रोटीन का सीक्वेंस हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो चेंज होता है। 20 अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, तो वो सीक्वेंस एक दूसरे से अलग होगा। तो जितना हेट्रो होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक होंगे। तो यहाँ पर होमो बोल रहा है, इसलिए पुअर इम्यूनोजेनिक होगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाते हैं दूसरा, इफ द कैप्सुलर डेफिशिएंट म्यूटेंट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया। ओके, तो एस टाइप बैक्टीरिया में ये कैप्सूल यानी ये सियालिक एसिड नहीं बन रहा है। ओके, एडिशन भी नहीं है, एडिशन ऑफ डेफिशिएंट म्यूटेंट इन प्लेस ऑफ आर टाइप इन द एवरी मैक्लोइडा मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, माइस वुड बी किल्ड। नहीं, माइस सर्वाइव करेगा, क्योंकि डिजीज कॉज करने के लिए इम्यूनोजेनिक यहाँ पर एंटीजन का होना जरूरी है। और एंटीजन कहाँ से आ रहा है? इस कैप्सूल से। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि ये कैप्सूल ही नहीं है, ये कैप्सूल ही नहीं है, तो ये डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे। तो ये आंसर हो गया रॉन्ग, ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, इफ जीनोमिक डीएनए फ्रॉम एस टाइप इज एक्सट्रैक्टेड एंड इंजेक्टेड सबक्यूटेनियस इनटू द माइस, मोस्ट ऑफ द माइस वुड बी किल्ड। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिर्फ डीएनए डालने से नहीं होगा, इस डीएनए के साथ में डीएनए फ्रॉम एस तो सही है, एस टाइप, लेकिन इसके साथ में लाइव आर भी रहना चाहिए, ताकि ये जब डीएनए लाइव आर में जाए तो इस लाइव आर को लाइव एस में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो ये तो इसके साथ में कुछ और डाला ही नहीं, तो ये भी नहीं किल कर पाएगा, ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लास्ट आ जाते हैं, इन ए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय every Macleod McCarthy, all type of live R strain recovered from dead mice would also be virulent। नहीं, यहाँ पर R strain ऑलरेडी कन्वर्ट कर जाएगा सारे के सारे S strain में, और तब ये माइस की डेथ होगी। तो माइस की बॉडी से अगर आप माइस की डेड बॉडी से अगर आप स्ट्रेन को पैथोजेनिक या बैक्टीरिया को आइसोलेट करें तो वो सारा किस टाइप का होगा? एस स्ट्रेन, पैथोजेनिक, तभी तो डेथ हुई है। आर स्ट्रेन अगर रहेगा तो ये तो नॉन पैथोजेनिक है, तो यहाँ ये नहीं मिलेगा, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ और इस एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेन दिए हुए हैं। ओके, तो ये पहला वाला में फेनाइलएलानिन ट्रिप्टोफैन के प्लस हैं और मेथियोनिन के नेगेटिव हैं, यानी ये म्यूटेंट है, ये म्यूटेंट 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर भी फेनाइलएलानिन ट्रिप्टोफैन माइनस है और ये दोनों प्लस है, ये भी म्यूटेंट 2 है। म्यूटेंट का मतलब है कि इसमें कोई जीन एब्सेंट होगा, नेगेटिव साइन से दिखाया जा रहा है। प्लस है मतलब सारे जीन प्रेजेंट है, ये सारे प्रेजेंट है थर्ड वाला, तो इसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप या नॉर्मल। अब क्या बोल रहा है कि इन तीनों स्ट्रेन को हम लोगों ने 2 डिफरेंट मीडिया में ग्रो कराया, पी और क्यू में। पी है कंप्लीट मीडिया, जहाँ सारा कंपोनेंट ऐड है, यानी इस कंपोनेंट में कंप्लीट मीडिया के कंपोनेंट में सारे कंपोनेंट होंगे, यानी फेनाइलएलानिन भी होगा, ट्रिप्टोफैन भी होगा, मेथियोनिन भी होगा और हिस्टिडीन भी रहेगा। तो इसमें उस तरह के भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे जो वाइल्ड टाइप है, या इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के प्रोडक्ट को नहीं बना सकते हैं, वो तो ऑलरेडी मिल रहा है यहाँ पर, तो उनको बनाएंगे भी नहीं तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पर म्यूटेंट भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन मिनिमल मीडिया में सिर्फ मिनिमल फूड रहता है, उस पर मैक्सिमम जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाना पड़ता है, तो उसके लिए सारी चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ कौन ग्रो करेगा? वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट ग्रो नहीं करेंगे। ये सब माइक्रोबायोलॉजी में डिटेल में पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कंप्लीट मीडिया, और ये है मिनिमल मीडिया। तो इस पर तीनों ग्रो करेंगे और इस पर ये नहीं ग्रो करेगा, सिर्फ कौन ग्रो करेगा? वाइल्ड। होप सो ये क्लियर है। तो ये दोनों तो म्यूटेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, in order to study whether the gene transfer occur between these bacteria, which of the following correct experiment setup। तो जीन ट्रांसफ़र को फाइंड आउट करना। जीन ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2 का जब क्रॉसिंग कराया गया तो यहाँ जो हाइब्रिड बना वो वाइल्ड टाइप हो जाए। जैसे यहाँ पर, जैसे मैं एक समझाने के लिए एग्जांपल ले लूँ कि किसी के पास A+ जीन है
तो ए प्लस दिखा रहा हूँ, इसके पास ए वाला है प्रेजेंट और बी माइनस है, और दूसरे वाले में ए माइनस है और बी प्लस है। तो जब इसका क्रॉसिंग कराएंगे तो ए प्लस ए माइनस बी प्लस और बी माइनस आ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया वाइल्ड टाइप। इसके पास ए डोमिनेटिंग है, ए प्लस डोमिनेटिंग है और बी प्लस डोमिनेटिंग है ओवर ए माइनस एंड बी माइनस रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल हो गया। क्रॉसिंग करने से के बाद में इस हाइब्रिड के पास में इधर से प्लस आ गया और इधर से बी प्लस और इधर से ए प्लस, तो यानी ये तो नॉर्मल हो जाएगा, तभी कहेंगे जीन ट्रांसफ़र। और तब ये मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर जाएगा, मिनिमल मीडिया, क्योंकि हमेशा म्यूटेंट ग्रो नहीं कर सकता कभी भी मिनिमल मीडिया पे। हमेशा मिनिमल मीडिया पे कौन ग्रो करेगा? वाइल्ड टाइप, नॉर्मल टाइप। तो ये बहुत आसान तरीका है फाइंड आउट करने के लिए कि म्यूटेंट के अंदर जीन ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, और वो जीन ट्रांसफ़र होने के बाद में वो वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट किए कि नहीं। तो चलिए अब आ जाते हैं। तो मिनिमल मीडिया पर अगर ये ग्रो कर गया है तो इसका मतलब है इसमें जीन ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया है, ये ट्रू है। अब आते हैं 2 और 3, जो म्यूटेंट है ये म्यूटेंट 2 है और ये क्या है? वाइल्ड टाइप। इसमें जीन ट्रांसफ़र होने के बाद में कंप्लीट मीडियम पे ग्रो कराया जा रहा है, तो कंप्लीट में तो म्यूटेंट भी ग्रो कर जाएगा और वहाँ पर वाइल्ड टाइप भी ग्रो कर जाएंगे। तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि जो कॉलोनीज़ बना है वो किसका है, वो वाइल्ड टाइप का है या म्यूटेंट का है। तो यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या चाहिए? मिनिमल मीडिया, ठीक है। मिक्स स्ट्रेन 1 and 2, ठीक है, इनिशियली, एंड देन ऐड 3 एंड ग्रो इन कंप्लीट मीडिया। नहीं, कंप्लीट मीडिया कभी भी यूज़ नहीं करना है आपको। जीन ट्रांसफ़र के लिए हमेशा मिनिमल मीडिया यूज़ करना है, क्योंकि इस पर सारे ग्रो करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ मिनिमल मीडिया पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसको ग्रो मिक्स कर दिया? 1 and 3, और ग्रो कराया कहाँ? इन मिनिमल मीडियम। तो 1 and 3 पर अगर मिक्स करें तो यहाँ पर एक में म्यूटेंट है 1 और दूसरा है वाइल्ड टाइप, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमेशा क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2 को क्रॉस कराना है, और हाइब्रिड जो होना चाहिए वो वाइल्ड टाइप होना चाहिए और वो मिनिमल मीडिया पर ही ग्रो करना चाहिए। यही इसी कंडीशन में हम लोग जीन ट्रांसफ़र को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो तो नहीं कर सकते। तो डी आंसर भी क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड में क्या हो गया? वाइल्ड टाइप ले लिया। दूसरा M1 के जगह पे क्या है? वाइल्ड टाइप है। M2 तो ठीक है, या एक म्यूटेंट तो ठीक है, दूसरा भी म्यूटेंट होना चाहिए, दूसरा वाइल्ड टाइप है, तो गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट विल सपोर्ट द एजम्पशन दैट जीन ट्रांसफर्ड हैज़ अकर्ड। फिर से वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताना है कि जीन ट्रांसफ़र किस में अकर्ड हुआ है। तो फिर से मैं आ जाऊँ, म्यूटेंट 1 म्यूटेंट 2 क्रॉसिंग, देन हाइब्रिड शुड बी वाइल्ड टाइप एंड इट शुड ग्रो ऑन मिनिमल मीडिया, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रेन 1। ये स्ट्रेन 1 किस में कन्वर्ट कर गया? यहाँ पर देखिए क्या है, म्यूटेंट है, म्यूटेंट था, कुछ माइनस था। अब छोड़ दीजिए कौन सा माइनस था, देखना चाहते हो देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ पर मेथिओनिन और हिस्टिडीन के जीन माइनस है, लेकिन ये क्या हो गया? जीन ट्रांसफ़र होने के बाद में प्लस प्लस, तो ये तो सही है, ये इसमें जीन ट्रांसफ़र हुआ है। सेकेंड वाले में ये भी म्यूटेंट था, यहाँ भी सब प्लस है, इसमें भी जीन ट्रांसफ़र हुआ है। स्ट्रेन 3 यहाँ पर ये प्लस प्लस था और ये सारा लॉस हो गया है, तो ये वाला इसमें क्या जीन ट्रांसफ़र हुआ है? ये यहाँ पर इसमें जीन लॉस हो गया है, जीन ट्रांसफ़र नहीं, इसमें लॉस हुआ है, तो ये वाला नहीं होगा। एनी ऑफ द स्ट्रेन बिकम दिस कंप्लीट, तो इसकी तो डेथ हो जाएगी। ये दोनों ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, थर्ड और फोर्थ विल नॉट सर्वाइव। क्यों नहीं सर्वाइव करेगा? क्योंकि इसमें सारे जीन एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर सर्वाइव कौन कर रहा है? फर्स्ट और थर्ड। तो आंसर यहाँ पर होगा जीन ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेन में, तो फर्स्ट और सेकेंड ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी इंडिविजुअली भी करेक्ट है, लेकिन ये वाले में दोनों में हुआ, तो ये ऑप्शन मोर अप्रोप्रिएट हो गया, सी ऑप्शन। ओनली लिखा हुआ है, ये 1 नहीं, 1 के अलावा 2 भी है, यहाँ 2 नहीं है, सिर्फ 1 भी है, तो ये 1 और सेकेंड ये ठीक है, और ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, नॉट सर्वाइव। If the bacterial plasmid and genome are allowed to replicate in same manner, then among the following, which is the characteristic feature of meiosis 1? Bacterial genome will replicate faster,
plasmid will replicate faster, both replicate at the same time, it depend on GC content. तो ये बैक्टीरिया में बोल रहा तो GC कंटेंट और 80, ये तो यहाँ तो GC कंटेंट सेम ही रहेगा क्योंकि G प्लस C कंटेंट हमेशा हाई होता है बैक्टीरिया में, चाहे वो प्लाज्मिड हो चाहे वो जीनोम। तो इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। बोथ विल रेप्लिकेट एट सेम टाइम, नहीं, ये भी नहीं होगा। प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट फास्टर, यस ये करेक्ट है क्योंकि इसका स्मॉल साइज होगा। तो जो स्मॉल साइज है विल रेप्लिकेट फास्टर। तो स्मॉल साइज किसका होता है? प्लाज्मिड का, कंपेयर टू जीनोम साइज। प्लाज्मिड का साइज ऑलमोस्ट 5 kb का होगा ऑन एन एवरेज अगर ले तो। जीनोम साइज तो बिलियन में 4.2 × 10⁶, ये बेस पेयर, ये तो बहुत बड़ा है, तो ये मोर टाइम लेगा। होप सो समझा। तो इसका आंसर होगा सेकंड, प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट फास्टर। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैंने अनदर 7-8 क्वेश्चन कर दिया। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपको बायोलॉजी ओलंपियाड के प्रिपरेशन में। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन को नहीं समझा या किसी में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको फिर से एक बार री एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई अनदर टॉपिक के साथ में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।